शिक्षक भर्ती के लिए आए हुए हैं सारे। वर्ग 2 3 कितने 2 वाले हैं, कितने 3 वाले हैं, वर्ग 3 वाले। वर्ग 2 में साइंस वाले कितने हैं, वर्ग 2 में साइंस वाले 1 2 3 4 5 लोग हैं, है ना। साइंस में कौन सा बैकग्राउंड है, साइंस में मैथ्स, मैथ्स साइंस, तो कुछ उम्मीद है अभी साइंस का, ये बताइए पहले। बस मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं ये बात कि आपके पास डीएड है कि बीएड, पहले मुझे ये बताओ। डीएड है या बीएड है पांचों के पास, बीएड है, ठीक। तो बीएड यदि है आपके पास तो वर्ग 1 में इच्छा है करने का, वर्ग 1 में कैपेसिटी है वर्ग 1 निकालने का, ये बताओ, हाँ कि ना है। तो फॉर्म दोनों में भरना अगर आया तो, क्योंकि देखो मैथ्स की मतलब जो साइंस बैकग्राउंड की स्थिति है वो थोड़ी सी डाउन देखने को मिल रही है अभी के टाइम पे, कि वास्तव में अभी जहां तक जो रुझान है तो लग तो नहीं रहा है कि साइंस का कुछ अच्छा खासा पोस्ट आएगा। आया भी तो 4 5 ऐसा पोस्ट आएगा, यही अभी तक उम्मीद है। किस्मत रही और अगर अच्छे खासे पोस्ट आ गए 100 200 तो ठीक है, लेकिन अगर वो 50 के नीचे आए तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि साइंस फील्ड में एक टाइम जैसे हुआ ना पुराना जमाना का, जब सारे लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, बीच में एक टाइम आया जब सारे लोग बीएससी कर रहे थे, समझे बात को। अब थोड़ा सा लोगों में बदलाव आई है, अब लोग बीए की ओर जा रहे हैं ज्यादातर। पहले लोग बीए करते थे, अब बीए कर रहे हैं। बीच में एक सिनेरियो चला था बीएससी ही करने का, अगर आप बीएससी कर रहे हो तभी आप बढ़िया दिख रहे हो ऐसा, तो लोग क्या कर रहे थे, बीएससी कर रहे थे। तो वो सारे लोग आपके कॉम्पिटिशन में बैठे हुए हैं, प्लस वो जो इंजीनियर है जिनका नौकरी नहीं लगा है वो भी आपके कंपटीशन में है। अगर यदि कहीं से भी आपके पास ऑप्शन होता है वर्ग 3 में भरने का तो प्रयास जरूर करें कि वर्ग 3 में भरें फॉर्म। कहीं से भी अगर आपके पास डिग्री होती है एमए वगैरह की जो कि नॉन साइंस बैकग्राउंड का हो, प्रयास करें कि उसमें भी भरें और तैयारी अच्छे से करें। केवल एक ही पोस्ट पे वर्ग 2 के साइंस वाले पोस्ट पे बैठे रहना उसको सोच करके ये थोड़ा सा गलत लग रहा है मेरे को तो अभी इस सिनेरियो के अनुसार। अगर एकदम 100% कंफर्मेशन चाहते हो तो प्रयास करो कि कुछ चेंजेस कीजिए आप, ठीक है। नो डाउट हमारे यहाँ वर्ग 2 में साइंस का पढ़ाई भी होता है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ नहीं होता तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बशर्ते बात यह है कि आप कितना श्योर हो सकते हैं पोस्ट के लिए कि पोस्ट आएगा कि नहीं आएगा, इस चीज पर संशय है। अभी पोस्ट का कुछ फिक्स है ही नहीं, आने वाला है कितना पोस्ट आने वाला है कि नहीं आने वाला है कि आएगा ही नहीं, ऐसा कुछ अभी फिक्स नहीं है। लेकिन वर्ग 3 का फिक्स है, वर्ग 1 का फिक्स है। लैंग्वेज में आना ही आना है पोस्ट। किसका किसका लैंग्वेज में एमए वगैरह है ये बताइए, लैंग्वेज में जो एमए करके बैठे हैं हिंदी या इंग्लिश, प्रयास करें। अच्छा इनमें से इंग्लिश लैंग्वेज में एमए वाले कौन कौन है, इंग्लिश लैंग्वेज में 2 लोग। देखो भली तैयारी हो या ना हो, एमए इंग्लिश यदि है तो भर दीजिएगा वर्ग 1 में एमए के लिए। पिछले बार की बताओ 150 नंबर का एग्जाम हुआ था और 60 से 65 नंबर कट ऑफ गया था। आप देखो आधा से भी कम है, हाँ कि ना। क्योंकि जो इंग्लिश जो फील्ड होता है लोग बहुत कम तैयारी करते हैं, हम खुद क्या करते हैं भागते हैं। स्कूल में पढ़े हैं क्या इंग्लिश ढंग से, टीचर ने पढ़ाया जरूर है पर हमको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, और कई बार इंटरेस्ट था तो टीचर ही वैसा नहीं मिला कि हम अच्छे से पढ़ पाए। तो अगर कहीं से भी आपके पास एमए होगा इंग्लिश में तो प्रयास कीजिएगा कि आप फॉर्म भरें किसमें, वर्ग 1 में। बहुत ही कहते हैं ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा अवसर रहता है, एकदम कम मेहनत में ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिल पाता है। मैं बता रहा हूं आपको 150 में से 60 65 नंबर कट ऑफ जाना मतलब समझो कितना कम है, एवरेज बहुत कम मिलता है। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं ना, जनरली आप बिना मेहनत के भी 50 तो ले ही आते हैं, हाँ कि ना। तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे और 70 तक ले आए तो सिलेक्शन पक्का होता है उसमें। तो अगर कहीं से भी एलिजिबल होंगे तो अपन एमए इंग्लिश में फॉर्म बिल्कुल भरिएगा ही भरिएगा। मैं इंग्लिश की क्यों बात करूं, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या पढ़ाने वाला हूं आपको, इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात तो इंग्लिश, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में, क्या सोचते हैं, बहुत बुरा सोचते हैं सर ऐसे बोलो, है ना। मुझे बताओ ये इंग्लिश किसको किसको पसंद है, बड़े मुश्किल से 2 लोग 3 लोग हाथ उठाए, बड़े मुश्किल से 4 लोग। इंग्लिश पसंद नहीं है ना, जिनको पसंद है क्या उनसे इंग्लिश बनता है, वही स्थिति है। आप समझिएगा
ये इंग्लिश पता है हमें क्यों पसंद नहीं है, इसमें हमारी गलती है ही नहीं। इसमें 2 फैक्टर काम करते हैं। कितने फैक्टर काम करते हैं इसमें? 2 फैक्टर। पहली बात तो हमको बचपन से जब इंग्लिश पढ़ाया गया, जब हमें बचपन से स्कूल में इंग्लिश पढ़ाया गया तो हमको बचपन से बोला गया कि बेटा इंग्लिश और गणित बहुत कठिन है, ज्यादा मेहनत करना। हाँ कि ना? बचपन से स्कूल में क्या बोला गया? बेटा इंग्लिश और गणित बहुत कठिन है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो तभी निकल पाएगा। दूसरी बात, इंग्लिश को हमको स्कूल में क्या बोला गया? सब्जेक्ट बोला गया। कितने सब्जेक्ट के एग्जाम है? तो 5 सब्जेक्ट के एग्जाम है, हिंदी, इंग्लिश और बाकी जो 3 आपके मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट है वो। तो याद रखना, इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज लैंग्वेज। क्या इंग्लिश? लैंग्वेज है। पहली बात तो याद रखिएगा, जो सब्जेक्ट होता है बहुत बोरिंग होता है और वहीं पे लैंग्वेज बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा लेंथी होता है, पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, पर वहीं पे लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। पर चूंकि हमको बचपन से इंग्लिश को सब्जेक्ट मान के पढ़ाया जा रहा है, इसलिए हम अभी तक सीख ही नहीं पाए हैं। तो मुझे बताओ, इंग्लिश सब्जेक्ट है कि लैंग्वेज है? लैंग्वेज है, हाँ कि ना? लेकिन साइड बाय साइड हमारे पास तो एक और लैंग्वेज है ना, क्या? हिंदी। क्या है हमारे पास? हिंदी है। तो मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर लेता हूँ, किसका? हिंदी और इंग्लिश का। हिंदी और इंग्लिश का, इंग्लिश और हिंदी की अपन तुलना कर लेते हैं। अब देखिए, आप बचपन से ही लगभग स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं दोनों भाषाओं को, बचपन से ही लगभग। लेकिन आज भी अगर मैं बोलूं आपको अच्छा कौन सा लगता है तो आप क्या बोलेंगे? हिंदी। और इंग्लिश बनता ही नहीं, तो अच्छा लगने के बाद तो छोड़ दीजिए। अब समझिएगा, हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश में हम हिंदी बोल लेते हैं, कोई बोल रहा हो तो सुन के समझ लेते हैं, हम हिंदी लिख पाते हैं। वहीं पे इंग्लिश ना तो हम ढंग से बोल पाते हैं, ना तो किसी को बोलता हुआ अपन समझ पाते हैं, ना ही हम ढंग से लिख पाते हैं। तो ऐसा भेदभाव क्यों है दोनों भाषा में, दोनों लैंग्वेज में? मुझे बताइए, क्या अंतर है दोनों लैंग्वेज में कि ये वाला हमको ज्यादा मजा आता है और इसमें मजा नहीं आता है? जबकि एक कमाल की बात बताऊं, इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। वर्णों की बात कर रहा हूं, अल्फाबेट्स की बात कर रहा हूं। कितने होते हैं? 26। वहीं अपन तुलना करें तो हिंदी में कितना होता है? 52, और एक लिरी जुड़ गया, क्या बन गया? 53। अभी अपन 52 कंसीडर करके चलते हैं। अब आप देखो, ये जो 26 अक्षर हैं, इन अक्षरों को जब आपस में जोड़ करके शब्द बनाया जाएगा, तो मतलब एक आपने बचपन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, एक कतार में 10 लोग खड़े हैं, हर आदमी प्रत्येक 9 लोगों से हाथ मिलाता है, तो कुल कितने बार हाथ मिलाई जाएगी? वैसे ही एक कतार में 26 अक्षर है, हर अक्षर एक दूसरे के साथ मिलकर जो शब्द बनाता है, तो जितना शब्द इसमें बनेगा इसका तो डबल ही बनेगा ना इसमें। 26 दूनी क्या होता है? 52, हाँ कि ना? तो मुझे बताना, ज्यादा बड़ा ये हुआ कि ज्यादा बड़ा ये हुआ? कौन बड़ा हुआ? हिंदी बड़ा हुआ। अभी देखिएगा, और मुझे बताओ जरा, सप्ताह के 7 दिन होते हैं ना, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, हाँ कि ना? जब ये सब साथ में आते हैं, ये 7 दिन, तो हमको क्या बोलते हैं? सप्ताह। क्या बोलते हैं अपन इसको? सप्ताह बोलते हैं, हाँ कि ना? क्या बोलते हैं अपन? सप्ताह बोलते हैं। ठीक है। जो खाता पीता नहीं है, क्या करता है? जो खाता पीता नहीं है वो क्या हो जाता है जी? क्या हो जाता है? कमजोर। क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। अब आप देखिए, मैंने 2 शब्द लिखे हैं, कमजोर। 2 शब्द लिखा मैंने यहां पर, सप्ताह और कमजोर। दोनों हिंदी के शब्द हैं कि नहीं है? हाँ कि ना? पर जब आप इसको पढ़ेंगे तो सप्ताह, कमजोर, बड़े बड़े शब्द हैं। पर जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका? वीक। क्या हो जाएगा इसका? वीक। हाँ कि ना? वीक और वीक। अब आप देखिए, इन दोनों को उच्चारण करना आसान है कि इन दोनों का उच्चारण करना आसान है? कौन सा आसान है बताओ? वीक और वीक, बहुत छोटे शब्द। यहां पर देखो, कमजोर, सप्ताह। दूसरी बात, यहां पर देखो बहुत आसान से शब्द लिखे, हम सेम उच्चारण कर ले रहे हैं, लेकिन यहां पर देखो आधा अक्षर आया हुआ है। क्या हुआ है? यहां पर आधा अक्षर आया हुआ है। यहां पर देखिए मात्रा आया हुआ है। क्या यहाँ पे कोई आधा अक्षर कभी आता है? कोई मात्रा आता है? मतलब इसमें लेटर्स भी कम है, आधा अक्षर भी नहीं है, मात्रा भी नहीं है। इसमें लेटर्स भी डबल है, आधा अक्षर भी होता है, मात्रा भी होता है। तो मुझे बताओ, दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन सा है? हिंदी। वहीं पे सरल और छोटा कौन सा है? इंग्लिश। याद रखना, हिंदी एक बहुत बड़ी, बहुत कठिन, बहुत ब्रॉड, बहुत महान भाषा है। वहीं पे कंपैरिजन में हिंदी बहुत, इंग्लिश बहुत आसान, बहुत सरल और छोटी भाषा है। अब मुझे बताइए, आप इस भाषा में पूरे कंफर्टेबल है ना? बोल लेते हैं, सुन के लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, सब कर लेते हैं। लेकिन वहीं पे इसमें आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन याद रखो, जब आप ये बड़ा काम कर रहे हो तो ये छोटा काम करना क्या मुश्किल है क्या?
जब आप 52 किलो वजन उठा रहे हैं मान लीजिए, तो 26 किलो वजन उठाना क्या मुश्किल है? जब आप 52 रोटी खा सकते हैं तो 26 रोटी खाना क्या मुश्किल है? नहीं ना। मतलब जब आप एक बड़ा काम कर रहे हैं तो एक छोटा काम आप आसानी से ही कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं सर? दिक्कत क्या जा रहा है? दिक्कत जा रहा है, दिक्कत इसमें आपके अंदर है ही नहीं, दिक्कत है आपके सराउंडिंग में। कैसे दिक्कत है? जब आपका जन्म हुआ था, आपके आसपास लोग हिंदी या छत्तीसगढ़ी ही बोल रहे थे, हाँ कि ना? आपके आसपास कोई इंग्लिश बोल ही नहीं रहा था, और जब कोई इंग्लिश बोल ही नहीं रहा था तो वो आपके व्यवहार में आया ही नहीं है। आपने रेयरली इंग्लिश सुना है, हाँ कि ना? आजकल तो अपन जनरली इंग्लिश हर जगह पे सुन लेते हैं, जैसे मैं ही बोल रहा हूँ जनरली सुन लेते हैं। जनरली क्या आ गया? इंग्लिश वर्ड आ गया। लड़कियों को आप बात करते देखेंगे, कुछ आए ना आए, वो बट और बेटर बोली रही होती है। यार वो बहुत अच्छा है, बट तुझे उससे बेटर मिल जाएगा। हाँ, महिलाएं बट और बेटर बोली रही होती है, तो कहीं ना कहीं अपन इंग्लिश सुनते हैं। लेकिन जब हम छोटे थे तब इंग्लिश तो सुने ही नहीं। वो अलग बात है कि पड़ोस वाले अंकल कभी चढ़ा के आते थे तो अंग्रेजी मार रहे थे एक दो थोड़ा बहुत, वो भी टूटा फूटा, तो अपन सुने। पर क्या हम बात करने लायक सुन पाए? क्या नहीं सुन पाए। मतलब अगर आज हमको इंग्लिश नहीं आती है, क्या इसमें हमारी गलती है? क्या हमारे सराउंडिंग की गलती? किसी गलती है? हमारे सराउंडिंग की गलती। वहां से ऑन कर लीजिए भैया फैन, वहां से फैन ऑन कर दो। तो हमारी किसी गलती है? हमारे वो सराउंडिंग की गलती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? आप समझिएगा, एक व्यक्ति होते हैं इंग्लिश पेडागोजी में, एक व्यक्ति का नाम है नॉम चॉम्स्की। क्या नाम है? नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की ने यह कहा कि जब एक छोटे बच्चे का जन्म होता है, क्या बोले? जब एक छोटे शिशु का जन्म होता है तो वो 0 से 5 वर्ष तक बिना किसी मेहनत के किसी भी भाषा को वो सीख सकता है। अगर आप भारत में रखें भारत की भाषा, इंग्लैंड में रखें इंग्लैंड की भाषा, चीन में रखें चीन की भाषा, मिस्र में रखें मिस्र की भाषा, अमेरिका में रखें अमेरिकी भाषा, रूस में रखें तो रूस की भाषा, फ्रांस में रखें तो फ्रेंच भाषा। समझे बात को? मतलब एक बच्चा 0 से 5 वर्ष की उम्र में सारी भाषाएं बिना किसी मेहनत के सीख लेता है। ऐसा क्यों हो पाता है? नॉम चॉम्स्की ने बोला कि ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जब एक छोटे बच्चे का, एक शिशु का जन्म होता है, वो अपने दिमाग के लेफ्ट साइड में, कहां पे? लेफ्ट साइड में एक डिवाइस लेकर के पैदा होता है, दैट इज कॉल्ड LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्या कहते हैं अपन उसको? LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र। क्या बोलेंगे? भाषा अर्जन यंत्र। ये कोई फिजिकल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल डिवाइस है, काल्पनिक डिवाइस है। काल्पनिक है, ऐसा नहीं कि आप ऑपरेशन करके निकाल लीजिए, वो आपके न्यूरॉन्स ही है। और नॉम चॉम्स्की ने साथ ही साथ कहा, एक नियम दिया उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर रूल का। उन्होंने बताया कि जो यूजी होता है, यूनिवर्सल ग्रामर रूल, उस पर दुनिया की सारी मानवीय भाषाएं आधारित होती। क्या बोला मैंने? उस पर दुनिया की सारी मानवीय भाषाएं आधारित होती। किस पे? यूनिवर्सल ग्रामर रूल पर। समझे बात को? मतलब जब एक छोटा बच्चा जन्म लेगा तो वो दुनिया की किसी भी मानवीय भाषा को सीख सकता है। क्यों? क्योंकि सारी भाषाएं मानव के द्वारा ही बनाई गई है, और उन सब भाषा में एक ही नियम फॉलो हो रहा है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूनिवर्सल ग्रामर रूल। और उस यूनिवर्सल ग्रामर रूल को बच्चा जन्म के साथ ही दिमाग से समझ रहा होता है, और जब बच्चा उस रूल को समझ रहा होता है तो वो आराम से किसी भी भाषा को सीख सकता है, सारी मानवीय भाषाओं को। याद रखिएगा, क्योंकि उसके दिमाग में क्या है? LAD है। बच्चे को अगर आप कुत्ते के साथ रखेंगे तो कुत्ते की भाषा नहीं सीखेगा, भेड़िया की भाषा नहीं सीखेगा, शेर की भाषा नहीं सीखेगा। क्यों? क्योंकि जो कुत्ते, भेड़ और जो शेर की भाषा है वो यूनिवर्सल ग्रामर रूल पर बेस्ड है ही नहीं। दुनिया की सारी मानवीय भाषाएं यूनिवर्सल ग्रामर रूल पर बेस्ड हैं, और बच्चा उसी रूल को समझता है LAD के द्वारा। किसने कहा? नॉम चॉम्स्की ने। तो इससे क्या सीख मिला कि 0 से 5 वर्ष तक हम तो अपने घर में ही थे, भारत में ही थे, और हमारे आसपास इंग्लिश तो कभी बोला जा ही नहीं रहा था। हमारे आसपास हिंदी या छत्तीसगढ़ी बोला जाता, और आज हम पारंगत हैं हिंदी और छत्तीसगढ़ी बोलने में। वही पर इंग्लिश हमसे नहीं बनता है, हाँ कि ना? तो मुझे बताओ, आज आपको इंग्लिश नहीं आता है तो क्या इसमें आपकी गलती है? क्या है? क्या नहीं। पर अब आप नहीं सीख पाएंगे, इसमें आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्टली कंपैरिजन पता है कि ये बहुत बड़ा काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आपको एक बस छोटा सा काम करना है। क्या सीखना है? इंग्लिश सीखना है। तो बताओ, इंग्लिश ज्यादा कठिन है कि हिंदी? वास्तव में हिंदी कठिन है। वास्तविकता में क्या कठिन है? हिंदी कठिन है। सरल क्या है? इंग्लिश। बशर्ते ये हमारे आसपास सराउंडिंग में हम इससे परिचित हैं तो सरल लगता है, और इससे हम परिचित नहीं है तो कठिन लगता है। कई बार होता नहीं है, हम रास्ते पे चलते होते हैं और बिना पहचान का पतला दुबला आदमी से पंगा हो जाता है तो अपन डर जाते हैं कई बार। और कई बार हम रास्ते में चलते हैं, हमारा दोस्त हट्टा कट्टा मौजूद, उसको भी एक झापड़ घुमा के देते हैं, क्योंकि वो दोस्त है, हम पहचान रहे होते हैं। वही वाली बात है, ये बड़ा चीज है, हम इसको अच्छे से जान रहे हैं तो हमको इससे डर ही नहीं लगता है। छोटा एकदम हल्का लड़का बराबर है ये।
फिर भी अपने क्या लगता है भैया, डर लगता है, ध्यान रखिए। तो हमको इसको डर को हटाना सबसे पहली बात। तो और ये डर जो है ना, ये स्कूल से बैठा दिया गया कि बेटा इंग्लिश और गणित कठिन है। दूसरी बात, इसको सब्जेक्ट बना के पढ़ाया गया आपको कि बेटा याद ही करो, रटो रटो, और ऐसा कभी भी नहीं होता। भाषा बहुत इंटरेस्टिंग होती है। आपने भोजपुरी बोली सुना है क्या? का बा कैसन बा, भोजपुरी बोली मुझे तो ऐसा लगता है कि एकमात्र ऐसी बोली है जिसमें गाली भी बको तो प्यारा लगता है। अब बक के मत देखना है, तो याद रखिएगा। लेकिन भोजपुरी बोली बोलने का तो इच्छा होता है, पर क्या हो मैं उसका लंबा चौड़ा इतना मोटा पूरा व्याकरण बना करके आपको सब्जेक्ट बना के आपके ऊपर थोप दूं, क्या आप पढ़ पाएंगे क्या उसको? इंटरेस्ट वही खत्म हो जाएगा। चलो भाई हिंदी ठीक था, क्यों पढ़ना है भोजपुरी, हाँ कि ना? लेकिन वहीं पर जब हम आपको लादते नहीं है चीजों को, आप अपने इंटरेस्ट से प्रयास करते हैं कि भोजपुरी आप बोल पाए, हाँ कि ना? तो याद रखिएगा कि इन दोनों में इंग्लिश बहुत आसान है। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा क्या इंग्लिश के प्रति? थोड़ा बढ़ा। अब आगे बढ़े। अब देखिए इंग्लिश में अपने को पढ़ना क्या होता है, इधर देखिएगा, इंग्लिश की बात करें। और याद रखिएगा इंग्लिश आज के सिनेरियो में जरूरी क्यों है? आज के टाइम पर इंग्लिश बहुत जरूरी है, क्यों? अब बोले सर ये तो एंटी नेशनल बात हो गया, हाँ कि ना? ये तो अराष्ट्रीय बात हो गया कि सर हिंदी तो राष्ट्रीय चीज है और देश में ज्यादा जरूरी क्या है अभी? इंग्लिश है आज के टाइम पे जरूरी, हाँ कि ना? और जब इंग्लिश है आज के टाइम पे जरूरी, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप कभी लाइन लगे बैंक में या हॉस्पिटल में या कहीं पर लाइन लगे हो? बैंक में लाइन लगे, कैशियर काम कर रहा है, आप लगे हुए हैं, लेना भैया मोरोला कर दे कह रहे हैं छत्तीसगढ़ी में। पीछे से एक मैडम आती है हील वाला सैंडल पहन के, खटर 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 आके दो शब्द अंग्रेजी का मारती है, फिर क्या होता है? फटाफट उसका काम करके वो दे देता है। और आप बोल रहे हैं, पीछे से दादा बोल रहे हैं बाबू मोरो काम ला कर दे, कहां से सुनने वाला बाबू, आगे ना दीदी के पीछे पड़ा है बाबू, समझ रहे हो? मतलब इंग्लिश के पीछे पड़ा है। तो याद रखना इंग्लिश बहुत बेहतरीन जरिया है अपना काम भारत में आसानी से करवाने का। मैं नहीं बोल रहा हूँ इंग्लिश बहुत बेहतरीन लैंग्वेज है, इतना छोटा सा लैंग्वेज ही है वो, कहाँ से बेहतरीन होगा? लैंग्वेज जितना बड़ा होता है उतना बेहतरीन होता है। इंग्लिश बेहतरीन नहीं है, लेकिन एक बहुत बेहतरीन जरिया है भारत में अपना काम कहीं भी करवा लेने पे। इवन पुलिस वाला भी आपको चमका रहा और आप इंग्लिश में बात करते हो तो वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। जनरली पुलिस वाले किसी का सुनते नहीं है, देखे होंगे आप, हाँ कि ना? सीधा उठाया बेल्ट दिया पटापट, वैसे होता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में बात करने का प्रयास कर रहे हो उससे, तो वो क्या सोचेगा कि व्यक्ति पढ़ा लिखा है। क्यों पता है ऐसा होता है? भारत में जो हम लोग हैं, जो इंग्लिश बोलता है उसको बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं। क्या मानते हैं अपन? बहुत पढ़ा लिखा। जो इंग्लिश नहीं बोलता हम उसको बहुत पढ़ा लिखा नहीं मानते, कम पढ़ा लिखा मानते हैं। लेकिन याद रखिएगा भाषा का शिक्षा से कोई संबंध है ही नहीं। इट मीन्स एजुकेशन इज नॉट रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड ऑल्सो लैंग्वेज इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन। ठीक है, पुराने बैच वाले हैं क्या शेर सिंह जी? हेलो, कृपया बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे के ऊपर भेजें कि नया बैच कहाँ है, पुराना बैच कहाँ है ना? किसी को वो उसको उसको भेज दो, है ना? चलिए इधर आते हैं, ठीक है, इधर आते हैं। ठीक, तो क्या कहा मैंने कि भाषा कभी भी शिक्षा का जरिया है ही नहीं। अगर मैं 2+2, अगर मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, लेकिन मैं 2+2 5 बोलता हूँ, तो मैं विद्वान हुआ क्या? नहीं हुआ। मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मेरा काम हिंदी में चल जाता है, पर मैं रॉकेट वगैरह बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ मैं? रॉकेट वगैरह बना रहा हूँ, एरोनॉटिकल साइंस मुझे आती है, तो मैं ज्ञानी हुआ कि नहीं हुआ? एजुकेशन हुआ ना मेरे पास। तो याद रखिएगा जो 5 भाषा जानता हो, जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो। आपके गांव में भी कुछ ऐसे बुजुर्ग होंगे जो बहुत सारी भाषा जानते हैं, पर उनके पास 10वीं तक की डिग्री भी नहीं है, समझे? तो पहली बात, भाषा शिक्षा से कहीं भी संबंधित नहीं है। तो आप ये मत सोचिएगा जो इंग्लिश बोल रहा है पटर पटर उसको बहुत अच्छा नॉलेज भी हो शिक्षा का, जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो। आप विदेश में जाएंगे तो जो बैगर होता है, जो भिखारी होता है वहां पर, वो भी इंग्लिश में ही बात कर रहा होता है, जरूरी थोड़ी कि वो पढ़ा लिखा है, याद रखना। लेकिन हमारी मानसिकता आज ऐसी बन गई है जो इंग्लिश बोलता है वही पढ़ा लिखा लगता है। ठीक है, अब आते हैं अपन इंग्लिश को कैसे सीखेंगे। इंग्लिश को सीखना बहुत छोटे इकाई से अपन शुरू करेंगे, एकदम नीचे से।
सबसे पहली बात, किसी भी भाषा में, एक मिनट जरा, क्या बोल रहे हैं बच्चे, कट गया और शो भी नहीं हो रहा है। शिवांगी अग्रवाल जी क्या बोल रही हैं? कुछ देर में चालू होगा मैथ्स क्लास, नहीं पढ़ा रहे होंगे तब तो ठीक है। चलो आगे बढ़े, यहाँ पे आते हैं अपन। ठीक है, इंग्लिश में किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? अक्षर। क्या होता है वो? अक्षर होता है। पर क्या बोलते हैं इसको? लेटर। क्या बोलते हैं अपन इसको? लेटर बोलते हैं। मुझे बताइए इंग्लिश में, किसमें? इंग्लिश में हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश? कितने लेटर्स है? कितने? 26। कितने अक्षर हैं? 26। अक्षरों से, किससे? अक्षरों से क्या बनता है बताओ? अक्षर से क्या बनता है जी? शब्द। इधर देखिए, अक्षर से वर्ड बनता है ना। सबसे पहला गलती जो हम यहां पे कर रहे हैं, अक्षर से बनता है बेटा सिलेबल। क्या बनता है? सिलेबल बनता है। क्या बनता है? सिलेबल बनता है। देन सिलेबल से क्या बनता है? शब्द बनता है, वर्ड। क्या बनता है? वर्ड बनता है। मुझे बताओ बहुत सारे वर्ड्स मिला के क्या बनते हैं? सेंटेंस। गलत है, क्या बनते हैं? फ्रेज। क्या बनते हैं? फ्रेज। फ्रेज से क्या बनता है? सेंटेंस। क्या बनता है? सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस को मिला के क्या बनता है? पैराग्राफ। और पैराग्राफ से क्या बनता है आपका? स्पीच। क्या बनता है? स्पीच बनता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखो आप, अक्षर से क्या बना? सिलेबल। सिलेबल मतलब होता है क्या? शब्दांश। याद रखिएगा, अक्षरों से डायरेक्ट शब्द नहीं बनता है, अक्षरों से शब्दांश बनता है। देन शब्दांशों से क्या बनता है? शब्द बनता है। अभी लिखिए मत, एक काम कीजिए तो जरा, कॉपी के ऊपर पेन रखिए और कॉपी क्लोज कीजिए। पेन कॉपी के अंदर दबा हुआ होना चाहिए, रखिए और कॉपी क्लोज कीजिए। हाँ, पेन कॉपी के अंदर रखो। क्यों रखवा रहा हूं मैं? ताकि पेन गिरने का टेंशन ना रहे दिमाग में। आराम से पीछे टेक जाओ, सो मत जाना भैया, आराम से टेको बस। अब ध्यान से, ठीक है। अक्षर से क्या बना? शब्दांश। शब्दांश से शब्द। शब्द से वाक्यांश। क्या बना? वाक्यांश। और वाक्यांश से क्या बनेगा भैया? वाक्य। वाक्य से क्या बनेगा? गद्यांश। वाक्य से वाक्य कैसे बनेगा? गद्यांश। क्या बनेगा इससे? गद्यांश। पैराग्राफ। और फिर गद्यांश से क्या बनेगा? स्पीच, मतलब भाषण। मतलब क्या हुआ? भाषण। भाषण समझते हैं ना? अरे वही भाषण, वो 15 अगस्त 26 जनवरी याद करो। अब हमारे मुख्य अतिथि आएंगे और 2 शब्द कहेंगे। मुख्य अतिथि जी आए और चुप ही नहीं हो रहे, कहे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। आप भी कम हीरो नहीं थे, आपका भी ध्यान भाषण पे थोड़ी है, आपका ध्यान किस पे है? बूंदी मिक्सचर। हाँ कि ना? एक हिंदी वाले मैडम से लेना है, एक इंग्लिश वाले से, दोस्त बैठा तो 4-5 ले लेंगे बांटने के लिए। हाँ कि ना? तो उस समय पे हमने भाषण सुना नहीं, पर अब अपन भाषा के बारे में पढ़ेंगे। मतलब एक व्यक्ति जो भाषण बोल ले रहा है पूरा पूरा इंग्लिश में, किसी के बोले गए भाषण को सुन के समझ ले रहा है, एक भाषण को लिख ले रहा है, मतलब वो उस भाषा का ज्ञाता है कि नहीं है। ज्ञाता मतलब एकदम सर्वज्ञ नहीं बोल रहा हूं, जानकार है कि नहीं उस भाषा का। मतलब अगर आप बिना देखे इंग्लिश में बोल ले रहे हैं कम से कम 15-20 लाइन, तो आपके पास नॉलेज है उस भाषा का। कोई बोल रहा है 15-20 लाइन, आप लिख ले रहे हैं, मतलब नॉलेज है। किसी के द्वारा बोले गए बात को आप समझ ले रहे हैं, मतलब क्या है? नॉलेज है। अगर हम इसको जान जाएं तो हम सब जान जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक भाषण में ये भी आ जाता है, पैराग्राफ भी, सेंटेंस भी, फ्रेज भी, वर्ड भी, सिलेबल भी और लेटर भी। हाँ कि ना? मतलब अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हम इन सबको भी जान जाएंगे। हाँ कि ना? तो यहां पर देखो अपन किसको पढ़ने वाले हैं? स्पीच को। पर क्या हम स्पीच को डायरेक्टली पढ़ सकते हैं क्या? नहीं, हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। किसको? स्पीच को। तो अपन क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं भैया? पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच के अंग बोल सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। कितने? 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। पहला जो है वो होता है क्या आपका? नाउन। दूसरा आपका क्या होता है? प्रोनाउन। एडजेक्टिव तक बढ़िया जाएगा, देखिएगा। तीसरा क्या होता है? एडजेक्टिव। फिर क्या होता है बताओ? दैट इज नॉट वर्ब, दैट इज वर्ब। क्या होता है ये? वर्ब। वर्ब नहीं होता। फिर बताओ? एडवर्ब। अब देखना यहां से आवाज धीमा हो जाएगा। चलिए बताइए छठवा। देखो देखो, एक तो प्रीपोजिशन, एक कुछ
क्या हुआ छठवा? प्रेपोजिशन। और फिर कंजंक्शन। जो आठवां बताएगा उसको टॉफी। आठवां बताओ क्या होगा आठवां? नहीं देंगे टॉफी, मजाक कर रहा था। ठीक, देंगे भैया ना, इंटरजेक्स। तो देखिए ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। अगर आप इन बेसिक चीजों को जान जाते हैं ना, आप इंग्लिश जान गए। सबसे बड़ी विडंबना ये है, छत्तीसगढ़ की बात करूंगा मैं, बाहर की बात नहीं करूंगा। जब भी आप जाते हैं किसी डेमो क्लास में, वहां पे पता नहीं क्यों टेंस से ही पढ़ाया जाता है, पता नहीं क्यों हमेशा टेंस से ही क्लास स्टार्ट करते हैं। इसका भी रीजन है, क्यों पूछिए? क्योंकि जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा ना तो आपको तुरंत तुरंत दिमाग में घुसेगा वो। क्यों? क्योंकि वो एकदम जाना पहचाना चीज है। और जब मैं पहले ही क्लास में टेंस पढ़ाऊंगा और दिमाग में घुसा, तो मेरा इंप्रेशन कैसा बना आपके ऊपर? बहुत अच्छा बना कि जबरदस्त पढ़ाता है सामने वाला। लेकिन बहुत गलत तरीका है। आपको टेंस पढ़ाने से पहले नाउन और प्रोनाउन का नॉलेज तो होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का नॉलेज होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, बीच में आने वाले प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का नॉलेज होना चाहिए। जब आपको इन बेसिक चीजों का नॉलेज है ही नहीं, सो हाउ कैन एनीवन टीच यू टेंस? तो कोई आपको टेंस कैसे पढ़ा सकता है? याद रखिएगा, वो बहुत गलत तरीका है। अगर आप खुद इंग्लिश का टीचर बनना चाहते हैं तो कभी भी टेंस से मत शुरू कीजिएगा, एकदम बेसिक यहां से शुरू कीजिएगा। नो डाउट थोड़ा बोरिंग लग सकता है, पर यहां से ही शुरू कीजिएगा, सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि यहीं से तो बेस बनता है ना हमारा। हम लोग पहले क्या पढ़ने वाले हैं? नाउन। क्या पढ़ने वाला अपन सबसे पहले? नाउन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नाउन के बारे में अपन पहले काम करते हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं। क्या होता है नाउन, क्या होता है प्रोनाउन, क्या होता है एडजेक्टिव, सबको थोड़ा थोड़ा समझते हैं। मुझे बताइए नाउन का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज नाउन? स्कूल वाला याद करो। हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत रटावटा है। ठीक है, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है। एकदम आधा परिभाषा है भैया ये। A noun is not only the name of a person, place or thing. A noun is the name of any person, place, thing or an idea. क्या बोला मैंने? A noun is the name of any person, place, thing or an idea. संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान बस का नाम नहीं है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। हमारा कॉन्सेप्ट आधा आधा ही रह जाता है स्कूल तक। क्यों? क्योंकि स्कूल में हमको जितना जरूरत होता है उतना पढ़ाया जाता है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ स्कूल वालों को, पर जितना जरूरत होता है अपने को क्या करते हैं, उतना ही पढ़ाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, हम सब चीज लगभग आधा आधा पढ़े हैं स्कूल में। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है, केवल व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम नहीं होता, ध्यान रखिएगा। क्या बोला मैंने? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। जैसे व्यक्ति की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका? राम सीता। वस्तु की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका? पेन मोबाइल। क्या हो जाएगा? पेन मोबाइल। स्थान की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? दिल्ली मुंबई। मैं विचार की बात करूं, विचार मतलब होता है मन में आने वाली भावनाओं का नाम, तो क्या हो जाएगा आपका? हैप्पीनेस, काइंडनेस। हैप्पीनेस, काइंडनेस, खुशी का विचार और दया का विचार, हैप्पीनेस और काइंडनेस। क्लियर है बात? तो बताओ नाउन क्या होता है? नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। रिपीट करना इंग्लिश में भी। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। बोला मैंने? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। क्या बोला मैंने? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। तो टेल मी द डेफिनेशन, बोलो जरा क्या होता है संज्ञा? डेफिनेशन बोलो इंग्लिश वाला। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। ध्यान रखना, आधा मत बोलना। स्कूल में हम रटे हुए हैं नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, गलत है। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं भैया। कितने प्रकार के? पास सुन लीजिए, अपन सब पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। कितने प्रकार होते हैं? 5। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन एंड द फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 नाम किसको याद हुए? रिपीट करो जरा। प्रॉपर नाउन बोलो। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं याद करवा दूंगा, पूरा टेंशन मत लो। ठीक है, तो बताओ संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम है। मुझे बताना, क्या ये नाउन है? नाउन है। क्या ये नाउन है? क्या ये नाउन है?
क्या आप नाउन है? क्या मैं नाउन हूं? नहीं, मैं इंसान हूं। मेरे को पूरा पता है, पूरा भरोसा है कि मैं क्या हूं, इंसान हूं। आपका आप देख लीजिए, ये भी नाउन नहीं है, ये वस्तु है, ये भी वस्तु है, ये भी वस्तु है, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं आप भी इंसान है ना? ठीक है, मैं भी इंसान हूं। तो याद रखिएगा, ये वस्तु, मैं इंसान, ऐसा कोई भी चीज जो जगह घेरे वो वस्तु में आता है। क्या बोला मैंने? ऐसा कोई भी चीज जो स्थान घेरे क्या कहलाता है, वो वस्तु कहलाता है। तो हम तो मनुष्य हैं, ये वस्तु है, तो ये नाउन नहीं है, ना हम नाउन है। हमारा जो नाम माता पिता ने रखा है वो नाउन है। इसका नाम पेन पेन, वो नाउन है। इसका नाम डिजिटल बोर्ड, वो नाउन है। इसका नाम पोडियम, वो नाउन है। इसका नाम चेयर, वो नाउन है। आपका नाम जो भी होगा, राम, श्याम, सीता, गीता, रोहन, सिद्धार्थ, जो भी आपका नाम होगा वो नाउन है। मेरा जो भी नाम है, मेरा नाम शशि भूषण शर्मा है, वो नाउन है। समझे बात को? तो याद रखना, ये वस्तु नाउन नहीं है, ये नाउन नहीं है, आप नाउन नहीं है, मैं नाउन नहीं हूं, ये नाउन नहीं है। नाउन क्या बताइए? नाउन इज ओनली नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का नाम नाउन है, वो चीज नाउन नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो तो चीज है ना, वो तो वस्तु है, उसका जो नाम है वो नाउन है। तो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे और सुधारना है अपने को, ठीक है? आते अपन किसमें? प्रोनाउन में। किसमें आता है अपन? प्रोनाउन में। क्या होता है प्रोनाउन, बताइए? संज्ञा की विशेषता बताने वाला, संज्ञा के बदले में प्रयोग करने वाला, ठीक बोल रहे हैं। नाउन क्या होता है जी? मतलब प्रोनाउन क्या होता है? द वर्ड दैट वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। वो शब्द जिसे हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं, क्या कहलाता है भैया? सर्वनाम कहलाता है। मुझे बताइए, जब आपके माता पिता ने आपका इतना बेहतरीन नाम रखा ही है, तो मैं फिर क्यों प्रोनाउन का यूज करूं? क्या नाम भैया आपका? रिखम। रिखम, हाँ रिखम। भैया आपका क्या नाम है? कैलाश। ठीक है, कैलाश का नाम सरल है तो अपन उसको लेते हैं, ठीक है? अब समझिएगा, कैलाश में आते हैं अपन। मुझे बताना, मैंने माता पिता ने क्या रखा है? भाई का नाम कैलाश रखा है। अब मैं बोलूं कि कैलाश ऐसा, कैलाश वैसा, कैलाश ये, कैलाश वो, कैलाश ये, कैलाश यहाँ था, क्लास वहां था, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। आपने कहा कि सर हमको एक बार में समझ में आ गया कि आप किसकी बात कर रहे हैं, कैलाश की बात कर रहे हैं, तो बार बार नाम लेने की जरूरत नहीं थी। तो आप एक काम करो, एक बार कैलाश बोलो, बाद में क्या बोलो? वाह वाह वाह। मैं बोला कैलाश बहुत अच्छा लड़का है, वह अच्छा पढ़ता है, वह रोज क्लास आता है, वह बहुत बढ़िया दिखता है, मैंने ये बोला। तो मैं बोल किसके बारे में रहा हूँ? कैलाश के बारे में। लेकिन क्या पता कैलाश को बोले कि सर जब मेरे माता पिता ने मेरा नाम कैलाश रखा है तो आप मुझे वह क्यों बोल रहे हो? हाँ कि ना? तब तो मैं कैलाश बोल सकता हूँ ना। मतलब बहुत जरूरी नहीं है हमको प्रोनाउन का यूज करना, हाँ कि ना? और याद रखना, मनुष्य एक ऐसी प्रजाति है, जब कोई चीज बहुत जरूरी ना हो तो उसका निर्माण होता ही नहीं है। तो इसका निर्माण क्यों हुआ? जब नाम से ही काम बन जा रहा था, ही सी इट, वह और वह लड़का, वह लड़की, वह वस्तु बोलने की जरूरत नहीं था, तो इसका प्रयोग क्यों हुआ? बताओ जरा। आपने बोला था सर इसको संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त करते हैं नाम के बदले। जब नाम से मेरा काम बन जा रहा है, किसी का नाम राम है तो बोलो राम 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 राम, तो अच्छा भी है, राम का जितना नाम लो उतना ही अच्छा है, हाँ कि ना? तो मेरा जब नाम से काम बन जा रहा है तो फिर इसको क्यों बनाया गया? जब भी एक्सट्रीम जरूरत होती है तभी मनुष्य कोई काम करता है। तो याद रखना, केवल इसको साधारण नाम के बदले के प्रयोग करने के लिए नहीं बनाया गया है। कई बार हमारे पास ऐसे नाउन हो जाते हैं, इतने जटिल संज्ञाएं आ जाती हैं, जिनका उच्चारण कर पाना ही बहुत मुश्किल होता है। समझे बात को? नाम आसान है, क्या बोला मैंने? नाम आसान है। नाम आसान है तो क्या हो जाएगा? उच्चारण अपन कर सकते हैं। लेकिन कई बार नाम क्या होता है? कठिन होता है। क्या होता है? नाम कई बार कठिन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? जैसे समझिएगा, मैं एक नाम बोलता हूं आपको राम, मैं एक नाम बोलता हूं आपको क्या? राम। तो राम कैसा नाम है? राम कैसा नाम है बताओ? प्रॉपर नाउन है और आसान है कि नहीं है? आसान है ना? हो गया। तो राम क्या है? बहुत आसान और छोटा नाम है, तो हम राम बोल सकते हैं बार बार। लेकिन जब नाम जटिल हो जाए, क्या आपने धमाल मूवी देखा है? उसमें एक व्यक्ति का नाम क्या रहता है? यज्ञ परम, पील परम, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, सुने होंगे, हाँ कि ना? आप सब बंदा मुझे इस व्यक्ति के बारे में चार बातें बोले, मैं राम के बारे में तो राम ऐसा, राम वैसा, कैलाश ऐसा, कैलाश वैसा मैं बोल पा रहा हूँ। पर मुझे अगर यज्ञ परम, पील परम, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर के बारे में चार बातें बोलनी, तो मैं प्रयास करता हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ नहीं बोल पा रहा हूँ। यज्ञ परम, पील परम, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर ऐसा, यज्ञ परम, पील परम, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर वैसा, यज्ञ परम, पील परम, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर ये, यज्ञ परम, पील परम, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर वो। तो मैंने आपके सामने अभी 6 बार इस नाम को लिया है। हु कैन रिपीट दिस? कौन रिपीट कर सकता है इस नाम को? प्रयास करो। पर राम को तो रिपीट कर सकते थे ना, कैलाश को तो रिपीट कर सकते थे ना, तो हमारा काम बन जा रहा था। तो याद रखिएगा, संज्ञा की स्थान पर प्रयोग नहीं करना है इसको। कठिन संज्ञाओं से बचने के लिए भी इसको बनाया गया है, समझे बात को?
मैं एक बार और नाम लेता हूं, आप प्रयास कीजिएगा। यज्ञ परम, पील परम, चिन्ह स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर। प्रयास करो बोलने का, करो भैया प्रयास। वेणुगोपाल भाई तक गए उसके बाद, हाँ कि ना। अब ये तो लड़के का नाम हो गया, अब लड़की का नाम बोलता हूं मैं, उम्मुल खैर फातिमा गौसिया रजा बरकाती। रिपीट करो, मुस्लिम नेम है। उम्मुल खैर फातिमा गौसिया रजा बरकाती। रिपीट कीजिए और बोलो, उम्मुल खैर फातिमा गौसिया रजा बरकाती। रिपीट करो। अब रिपीट करते बन ही नहीं रहे, तो याद रखना, राम 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 राम, कैलाश 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 कैलाश, रिपीट करते बन जा रहा था। तो उसके लिए हम एक बार बोलते हैं और बार बार बोले तो अजीब लगता है, नो डाउट, पर हमारा काम चल जाता है, हम 4-5 बार कैलाश बोल सकते हैं। पर जो नाउन एकदम कठिन है, हम एक बार भी नहीं बोल पा रहे, फिर क्या होता है, देखो वो अंकल जी को बुलाओ, वो भैया को बुलाओ, वह लड़का, ऐसे बोल देते हैं, वह लड़की, क्योंकि उसका नाम ही याद नहीं हुआ है अपने को, हाँ कि ना, फिर क्या बोलते हैं, वह बोलते हैं। तो याद रखना, इसका प्रयोग केवल संज्ञा के पुनरावृत्ति से, रिपीटेशन से बचने के लिए बस नहीं होता है, इसका प्रयोग कठिन संज्ञाओं के उच्चारण से बचने के लिए भी होता है, ठीक है, टू अवॉइड द प्रोनाउंसिंग डिफिकल्ट नाउन्स, ठीक है। तो प्रोनाउन का प्रयोग क्यों होता है, पहली बात तो टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, एंड देन सेकंड टू अवॉइड द प्रोनाउंसिंग ऑफ डिफिकल्ट नाउन, ठीक है। तो जटिल संज्ञाओं के उच्चारण से बचने के लिए इसको बनाया गया, और किसी संज्ञा के बार बार उच्चारण से बचने के लिए बनाया गया, आपके प्रोनाउन को बनाया गया। तो बताओ जरा, क्या प्रोनाउन केवल संज्ञा के पुनरावृत्ति से बचने के लिए बनाया गया है क्या, नहीं, और क्या है बताओ, इसका कठिन संज्ञाओं के उच्चारण से बचने के लिए भी इसको बनाया गया, क्योंकि ये तो इतने आसान शब्द हैं, आप देखो, राम, सीता, पेन, मोबाइल, दिल्ली, मुंबई, ठीक है, हैप्पीनेस, काइंडनेस, हम तो बार बार बोल सकते हैं इसको, लेकिन जो जटिल संज्ञा है हम उसको बार बार नहीं बोल सकते, और यही फैक्टर है, यही वो एक्सट्रीम जरूरत है जिसके कारण इसको बनाया गया है। जो हम स्कूल में जान रहे होते हैं बेटा, संज्ञा को बार बार पुनरावृत्ति से बचने के लिए इसको बनाया गया, वो आधी जानकारी है। कठिन संज्ञाओं के उच्चारण से बचने के लिए भी क्या किया गया, इसको बनाया गया है। जैसे कि कौन कौन से होते हैं ये, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, वस्तु है तो इट, अपनी बात करूं तो आई, ठीक है, हमारी बात करूं तो वी, सामने वाली बात करूं क्या हो जाएगा यू, और उनकी बात करूं तो क्या हो जाएगा दे। ये तो बेसिक प्रोनाउन है, ये तो पर्सनल प्रोनाउन है, इसे 11 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं प्रोनाउन, 11 प्रकार के। ही मतलब वह लड़का, सी मतलब वह लड़की, इट मतलब वह वस्तु, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब आप, दे मतलब वे लोग। मैं उन सब का नाम लूं, उससे बड़े मैं क्या बोल दूं, दे बोल दूं। मैं हम सब का नाम लूं, उसके मतलब क्या बोलूं, मैं वी बोल दूं। मैं आपका नाम लूं, आपका नाम अगर बड़ा लंबा है तो मैं क्या बोल दूंगा, यू बोल दूंगा। मैं अपना नाम नहीं बोलना चाहता, मैं क्या बोलूंगा अपने लिए, आई बोलूंगा। वह लड़का अगर उसका नाम बहुत लंबा चौड़ा है तो मैं क्या बोलूंगा, ही। लड़की है तो क्या बोलूंगा मैं, शी। किसी वस्तु का नाम बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा तो क्या हो जाएगा आपका, इट। समझे बात को। तो याद रखना, प्रोनाउन का प्रयोग क्या होता है, कठिन संज्ञाओं के उच्चारण से बचने के लिए और संज्ञा के पुनरावृत्ति से बचने के लिए होता है। कितने प्रकार के होते हैं ये, तो 11 प्रकार के होते हैं। ऐसे होने के लिए तो कई लोग 9 पढ़ा देते हैं, कुछ 10, कुछ 12 तक पढ़ा देते हैं, पर हम पढ़ेंगे ऑथेंटिक कितना प्रकार, 11 प्रकार। बिल्कुल सही है, कुछ नहीं छूटने वाला है, कुछ हम नहीं छोड़ेंगे, सब चीज कवर हो जाएगा इसमें, और कुछ ज्यादा भी नहीं पढ़ेंगे। तो जो प्रोनाउन है उनके 11 प्रकार कुछ इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन, पहला क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड, इम्पर्सनल प्रोनाउन। थर्ड, पजेसिव प्रोनाउन। फोर्थ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिफ्थ, एम्फेटिक प्रोनाउन। सिक्स्थ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 7, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 8, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। 9, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। 10, रिलेटिव प्रोनाउन, एंड 11th, इंडेफिनिट प्रोनाउन। मतलब पर्सनल, इम्पर्सनल, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, रेसिप्रोकल, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव और इंडेफिनिट। ये 11 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। मुझे पता है सिर के ऊपर से गया होगा नाम, पर बस सुन लीजिए, ठीक है। कितने प्रकार होते हैं प्रोनाउन, 11 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। तो नाउन समझ में आया आपको। अपन बेसिक पढ़ रहे हैं अभी, बाद में अपन पूरा डिटेल में पूरा चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। प्रोनाउन समझे अपन। अब आते हैं अपन किसमें, एडजेक्टिव में। किसमें आते हैं अपन अब, एडजेक्टिव में आते हैं। देखते हैं भैया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण। क्या होता है विशेषण, जरा ये बताइए। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला। विशेषता का मतलब क्या हुआ, तारीफ, हाँ कि ना। तो संज्ञा सर्वनाम की क्या करे, तारीफ करे। मुझे बताइए, जो नाउन होता है क्या वो केवल तारीफ करता है क्या, ये जो एडजेक्टिव होता है। याद रखना, जो हम जान रहे हैं ना, परिभाषा बहुत गलत जान रहे हैं। हमारा मतलब क्या है, विशेषता का मतलब तारीफ है। पर याद रखना, ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्या बताता है, इसकी परिभाषा पहले आप सुन लीजिए। पहली परिभाषा जो आपको पता है, ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। दूसरी जो इसकी जो परिभाषा है वो क्या हो सकती है, ये संज्ञा या सर्वनाम की तारीफ या बुराई करता है। और तीसरा, वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी दे। ऐसे 3 परिभाषा होती है। पहला क्या है, तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। दूसरा, तो संज्ञा सर्वनाम की तारीफ या बुराई करे। और तीसरा, जो संज्ञा सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी दे।
इनमें से दूसरा वाला याद हुआ होगा आपको, तारीफ या बुराई वाला, स्पेशली महिलाओं को तो याद हो ही गया होगा, हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि आपको तारीफ सुनना पसंद है और बुराई करना, देखो खुद बोल रही है, हाँ कि ना? करना पसंद। एक्चुअल बात ऐसा है, तो याद रखिएगा, जब मैं किसी को ब्यूटीफुल बोल रहा हूं वो उसकी विशेषता है, पर मैं किसी को अगली बोल रहा हूं वो भी उसकी विशेषता है, हाँ कि ना? मैंने बोला समझना, हमारे भारत देश में आप किसी को गोरा बोल दो, गोरा, खुश हो जाता है, वो तारीफ है। किसी को अगर आप काला बोल दिए बहुत दुखी हो जाता है बेचारा, हाँ कि ना? पर हम रंग भेद नहीं कर रहे हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों ही तो विशेषता है ना, समझना? मैं बोलूं इस भाई को कि भाई तुम एकदम बहुत गोरे हो यार, भाई घर में जाके 10 बार आईना देखेगा और मुस्कुराएगा, मैं गोरा हूं ऐसे कर, हाँ कि ना? लेकिन मैं वहीं पे तो को काला बोल दूं, भाई तू काला है, जब भी आईना देखेगा भाई गाली बकेगा मेरे को, हाँ कि ना? काला बोल दिया, हाँ कि ना? तो ये जो तारीफ और जो बुराई है ना, दोनों ही तो विशेषता है ना। मैं बोला देखो वो दूर जो 5 लड़के खेल रहे हैं उनमें जो सबसे गोरा वाला लड़का है वो मेरा भाई है, विशेषता बताया ना कि 5 लड़कों में से जो विशेष लड़का है उसको बोला। मतलब देखो वो जो दूर 5 लड़के खेल रहे हैं जो सबसे काला वाला लड़का है वो मेरा भाई है, तभी मैं क्या कर रहा हूँ, विशेषता ही तो बता रहा हूँ ना। तो याद रखिए, तारीफ या बुराई दोनों ही विशेषण है, पर हम क्या जान रहे हैं कि केवल तारीफ तारीफ विशेषण है, ऐसा नहीं है। तो एक काम कीजिएगा, ना तो आप विशेषता वाला परिभाषा याद रखिए, ना तो आप तारीफ और बुराई वाला। आप याद रखिए वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी दे, अब वो अधिक जानकारी पॉजिटिव वे में हो या निगेटिव वे में हो, बस हमें क्या मिलना चाहिए, अधिक जानकारी मिलना चाहिए। द वर्ड दैट टेल्स मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, विशेषण कहलाता है। द वर्ड दैट टेल्स मोर अबाउट द नाउन और प्रोनाउन, समझे बात को? अब देखिएगा, एडजेक्टिव से मैं बोला किसी को, मैं बोलूं क्या, स्मार्ट, क्या बोले मैंने, स्मार्ट, एडजेक्टिव है ना। मैंने बोला क्या, ब्रेव, बहादुर, साहसी, एडजेक्टिव है ना। मैं बोला ब्यूटीफुल, मैंने क्या बोला, ब्यूटीफुल, ये भी एडजेक्टिव है ना। मैंने बोला क्या, अगली, क्या बोला मैंने, अगली बोला, बदसूरत, ये भी एडजेक्टिव है ना, हाँ कि ना? तो याद रखना, तारीफ या बुराई मतलब ऐसा कोई भी शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा अधिक जानकारी दे वो एडजेक्टिव कहलाता है। इसका संबंध कहीं भी केवल तारीफ से नहीं है, जो हमको स्कूल में पढ़ाएगा कि बेटा तारीफ वाला शब्द ही क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, नहीं भैया, जो बुराई वाला शब्द है वो भी क्या होगा आपका, एडजेक्टिव होगा। तो इसका कॉमन जो न्यूट्रल परिभाषा, जो न्यूट्रल डेफिनेशन वो क्या हो सकता है, द वर्ड दैट टेल्स मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में क्या करे, अधिक जानकारी दे, विशेषण कहलाता है। क्लियर है बात इतना? तो नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव समझ में आया। अब आते हैं अपन किसमें, वर्ब में। किसमें आते हैं अपन, अब वर्ब में आते हैं। क्या होता है वर्ब, क्या होता है वर्ब, बताइए आप क्या जानते हैं वर्ब के बारे में? काम के होने का बोध, हाँ कि ना? देखो वर्ब पहली बात किसी काम के होने का बोध नहीं भैया, अच्छा है परिभाषा, गलत नहीं है, पर आधा है, बताया था ना, हम हर चीज आधा ही जान रहे हैं, रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। जो वर्ब होता है, जो इसका एक्चुअल डेफिनेशन होगा क्या होगा, द वर्ड, वर्ब नहीं बोल रहा हूं, द वर्ड दैट शोज एन एक्शन, समथिंग हैपेंड और एग्जिस्ट, वह शब्द जो किसी काम के करने, किसी काम के होने या किसी काम के अस्तित्व को बता दे वो वर्ब कहलाता है, क्रिया कहलाता है। जैसे समझिएगा, मैंने बोला रन, मतलब वो काम कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, हाँ कि ना? वो काम आप खुद कर रहे हैं, तो रन शब्द क्या हुआ, वर्ब हुआ। पर कुछ काम तो अपने आप हो जाते हैं ना, ना चाहते हुए भी। जैसे जब आप रास्ते में चलते हैं, चलते चलते आप गिर जाते हैं, वो भी क्रिया है कि नहीं है, हाँ कि ना? पर क्या आप जानबूझ के किए, क्या अपने आप हुआ। तो मैंने क्या बोला, वह शब्द जो किसी काम के करने या किसी काम के होने या किसी काम के अस्तित्व को बताए, समझे बात को? तो गिरने काम क्या हो रहा है, खुद हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि आप रास्ते में ऐसे चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो, मन किया पटका गया एक बार ऐसे करके, लो, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, अपने आप गिरते हैं ना, तो काम क्या हो रहा है, खुद हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो वह शब्द जो किसी काम के करने को बताए जानबूझ करके, किसी काम के होने को बताए, या इवन किसी काम के अस्तित्व को भी बता दे बस, तो क्या कहलाता है आपका, वर्ब कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द वर्ड दैट टेल्स और शोज, जो बोलो, द वर्ड दैट शोज एन एक्शन, समथिंग हैपेंड और एग्जिस्ट। रिपीट करो, क्या डेफिनेशन, साथ रिपीट करो, द वर्ड दैट शोज एन एक्शन, समथिंग हैपेंड और एग्जिस्ट। तो वह शब्द जो किसी काम के करने, किसी काम के होने या किसी काम के अस्तित्व को बताया, क्या कहलाता है आपका, क्रिया कहलाता है। अब ऐसे कैसे पहचानेंगे इसको, इसके लिए मैं आपको 3 हिंदी के पॉइंट बताता हूं, 3 हिंदी के पॉइंट। आप आराम से किसी भी शब्द को पहचान पाएंगे कि वो वर्ब है कि नहीं है। जब भी आप कोई शब्द सुने और आपको पहचानना है कि ये वर्ब है कि नहीं है, तो आपको बस क्या करना है, उसके बारे में सोचना है। क्या करना है, उसके बारे में सोचना है। जब भी आप कोई शब्द सुने तो आप उसके बारे में सोचो कि आप उस चीज को कर रहे हो। मान लो किसी ने बोला क्या, रन, तो अब आप सोचो कि आप कर रहे हो,
तो जब भी हम सोचें और हमको ऐसा लगे कि जब मैं इस चीज को करूंगा तो या तो मुझे मेहनत लगेगा, या तो थकान महसूस होगा, या तो पसीना निकलेगा, तीनों में से कुछ एक भी। या तो मुझे मेहनत लगेगा, या मुझे थकान महसूस होगा, या तो फिर पसीना निकलेगा। अगर तीनों में से कुछ भी फील हुआ, समझना वो शब्द अपने आप में क्या था, वर्ब था। अब सोचो कि आप दौड़ रहे हो, सोचो जरा, मेहनत लगेगा, थकान महसूस होगा, पसीना निकलेगा, तो रन क्या है आपका, वर्ब है। अब सोचो आप खा रहे हो, ईट, बताओ ईट वर्ब है कि नहीं है ना। खाने में मेहनत लगता है कि नहीं लगता है जी। और फिर खाने में मेहनत उसमें भी लगता है, पैसा नहीं लगता बस, हाँ कि ना। बेसिक बात ये है भैया कि किसी भी काम को करने में या तो मेहनत लगे, या तो थकान महसूस हो जाए, या तो फिर पसीना निकले। मैं आपको बोलूं कि दिन भर खाओ, थक जाएगा आपका जबड़ा, हाँ कि ना, थक जाओगे खुद भी, थकान महसूस होगा ना, पसीना भी निकलेगा, हाँ कि ना। आप शादी पार्टी में गए हैं शादी पार्टी के रिसेप्शन में गए हैं, जब आप रिसेप्शन में गए हैं शादी पार्टी में, तो वहां पे आपने क्या देखा होगा, कोई एक ऐसे व्यक्ति को देखे जिनकी शादी किए हुए लगभग 30 वर्ष हो गया, एक ऐसा व्यक्ति जिनका शादी 30 वर्ष पहले हो चुका है, मतलब अभी वो कितने वर्ष के होंगे, 55-60 अप्रोक्सीमेटली, हाँ कि ना। तो जाहिर सी बात है, अब जबकि शादी किए हुए 30 वर्ष हो गया, सोच लो 30 वर्ष से व्यक्ति शादीशुदा जिंदगी निभा रहे हैं, तो सिर पे बाल तो नहीं ही बचा होगा, हाँ कि ना, समझ रहे हैं ना। बचने देंगे तब तो बचेगा, तो नहीं बचा होगा। तो आपने ऐसे व्यक्ति को खाना खाते देखा है पार्टी में, वो व्यक्ति इधर से खा रहे होते हैं, इधर से चुचुआरा होता है, इधर से खा रहा होता है व्यक्ति, इधर चुचुआरा होता है, पसीना की बात कर रहा हूं मैं, हाँ क्या ना, चुचुआना छत्तीसगढ़ी शब्द है, अपन हंसी मजाक के लिए अपन बोल लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो जब वो खा रहा है खाना, इधर से पसीना निकल रहा है, मतलब उसको कहीं ना कहीं थकान महसूस हो रहा है ना। तो यदि किसी काम को करने से थकान महसूस हो, या मेहनत लगे, या पसीना निकले, तीनों में से कुछ भी आपको ऐसा लगे, तीनों में से कोई एक भी, समझना वो शब्द अपने आप में क्या था, वर्ब था। मैंने बोला वॉक, चलना, बताओ वो वर्ब है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि थकान ही महसूस होगा, मेहनत भी लगेगा और पसीना भी निकलेगा, लेकिन तीनों में से कुछ एक लगना चाहिए, कोई एक भी लगे तो मतलब क्या है, वो शब्द अपने आप में वर्ब है। ऐसे मैंने क्या बोला समझना, मैंने बोला आपके लिए स्टार्ट, क्या बोला मैंने, स्टार्ट, क्या बोला मैंने, स्टार्ट। मुझे बताना किसी चीज को शुरू करने में मेहनत लगता है कि नहीं लगता है, लगता है ना। भाई अभी मेरी गाड़ी जो है वो सेल्फ वाली है, सेल्फ स्टार्ट। अब मान लो उसमें सेल्फ नहीं होता, किक होता, मैं बोला भैया मेरी गाड़ी स्टार्ट कर दीजिए, तो उस चीज को शुरू करने में आपको मेहनत लगता है कि नहीं लगता, लगता ना। मैंने बोला चलो ये काम स्टार्ट करो, चीज को भी शुरू करने का लगता है, मेहनत लगता है, तो क्या हो जाएगा आपका वर्ब हो जाएगा। बोला कंप्लीट, बताओ कंप्लीट वर्ड, ये भी वर्ब है कि नहीं है ना। किसी चीज को पूर्ण करने वाला, कॉपी कंप्लीट करके लाओ, मेहनत लगेगा नहीं लगेगा। स्टार्ट, कंप्लीट, ये सारे क्या है आपके वर्ब है, क्या है सारे आपके वर्ब है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप जब इनके बारे में सोचेंगे तो या तो मेहनत लगेगा, या तो थकान महसूस होगा, या तो फिर पसीना निकलेगा, तीनों में से कुछ भी। मैं बोला कि भैया काम कंप्लीट करो, कॉपी कंप्लीट करोगे तो मेहनत लग रहा है ना, थकोगे ना, पसीना भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो ये क्या है अपने आप में वर्ब है। तीनों में से कोई एक भी नियम लागू होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा आपका, वर्ब कहलाएगा। वर्ब समझ में आया आपको, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब अपन समझ गए। अब आता है अपन किसमें, एडवर्ब में। किसमें आता है अपन, एडवर्ब में। क्या होता है एडवर्ब, बताओ, क्रिया विशेषण, क्या काम होता है इसका, क्रिया की विशेषता बताता है, एकदम आधा से भी आधा जानकारी है आपको वर्ब के बारे में। एक एडवर्ब जो होता है वो केवल क्रिया बस की विशेषता नहीं बताता भैया, ये चार चीजों की विशेषता बताता है, चार चीजों की। हम क्या जान रहे हैं कि ये क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण, नो डाउट, नाम इसका क्रिया विशेषण ही है, पर ये क्रिया की विशेषता को नहीं बताता है, बस ये चार चीजों की विशेषता बताता है, ठीक है। द वर्ड दैट मॉडिफाइज, क्या बोला मैंने, द वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, और इवन अ होल सेंटेंस। वह शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताए, किसी विशेषण की विशेषता बता दे, किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बता दे, या पूरे पूरे वाक्य की विशेषता बता दे, वो अपने आप में क्रिया विशेषण कहलाता है। मतलब एक एडवर्ब एक वर्ब की विशेषता तो बताएगा ही, देखो एक जो एडवर्ब होता है वो आपके वर्ब की विशेषता को बताएगा ही, एडजेक्टिव की भी, जो किसी को ये खुद विशेषण है, लेकिन इसकी भी विशेषता कौन बता देता है, एडवर्ब बता देता है। अपने ही तरह किसी और अन्य एडवर्ब की ये विशेषता बता सकता है, और जरूरत पड़ने में पूरे पूरे वाक्य की ये विशेषता को बता सकता है, कौन, एडवर्ब। तो बताओ क्या एडवर्ब केवल वर्ब की विशेषता बताता है क्या, नहीं, ये चार चीजों की विशेषता को बता सकता है। एक तो पहली बात वर्ब की, जो कि मेन बात है, वर्ब की विशेषता बताएगा, बताएगा किसकी, वर्ब की। दूसरा ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है। तीसरा अपनी तरह किसी एक और अन्य एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है, और जरूरत पड़ने पूरे पूरे वाक्य की भी विशेषता को ये बता सकता है। तो यहाँ पे जानकारी बहुत अधूरी थी हमारी, तो याद रखना, द वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, और इवन अ होल सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। वह शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताए, किसी विशेषण की विशेषता बताए, किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बता दे, या जरूरत पड़ने पूरे पूरे वाक्य की विशेषता को बता दे, क्या कहलाता है वो आपका, एडवर्ब कहलाता है।
अगर हम हिंदी में बात करें तो किसी काम के करने के ढंग को बताने वाला शब्द, क्या बोले, किसी काम के करने के ढंग को बताने वाला शब्द। मुझे बताओ कौन कौन संयुक्त परिवार में रहता है? चाचा चाची, दादा दादी, बड़े पापा बड़ी मम्मी, रहते हैं संयुक्त परिवार में। पक्की पक्की बात है, जब आप छोटे रहे होंगे तो चाची के घर में जाके उसका फ्रिज जरूर खोले होंगे आप, पक्की पक्की बात है, आदत बुरी है। और चाची ने मना जरूर किया होगा, फिर आप घर में आके माता जी को शिकायत जरूर किए होंगे। मेन उद्देश्य क्या है? लड़वाना चाची और मम्मी को। होता है, बच्चों का यही काम होता है। आप जाके चाची क्या क्या कि फ्रिज खोले, चाची ने मना किया, आप आके मम्मी को बताया कि मम्मी चाची मना की। फिर मम्मी पूछती है, चल बेटा बता, प्यार से मना की कि डांट के मना की? प्यार से मना की हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डांट के की तो फिर उसी दिन महायुद्ध है, हाँ कि ना? तो फिर आप बोलते नहीं मम्मी डांटी तो नहीं है, बस उसने प्यार से मना किया। क्या है? प्यार से मना किया, शांति से मना किया। तो आपने क्या बोला? कामली। क्या बोला आपने? कामली। ठीक है, कामली। कैसे मना किया उसने? शांतिपूर्ण ढंग से मना। तो मना करने का ढंग कैसा था? शांतिपूर्ण ढंग। तो ये कामली क्या है? आपका एडवर्ब है। एडवर्ब के बारे में समझिए आप, ऐसे शब्द जिनके अंत में एल वाई आता है, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रियली, इजीली, रियली, है ना, रेयरली, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं सारे क्या होते हैं? आपके एडवर्ब होते हैं। मतलब अगर 100 शब्द हैं ऐसे जिनके अंत में क्या आता है, अगर 100 शब्द हैं ऐसे जिनके अंत में क्या आता है? एल वाई आता है, तो समझ लीजिएगा उनमें से 60 शब्द ऐसे होते हैं जो कि एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं? 60 शब्द ऐसे होते हैं जो कि एडवर्ब होते हैं, और 40 ऐसे होते हैं जो कि एडजेक्टिव होते हैं। ध्यान रखिएगा, समझे बात को? क्या बोला मैंने? 60 ऐसे, पुराना बैच है ना बगल में, ठीक है, पुराना बैच बगल बगल, ठीक है। 60 ऐसे होते हैं जिनमें एल वाई लगता है, वो क्या होते हैं? आपके एडवर्ब होते हैं। और 40 ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं? आपके एडजेक्टिव होते हैं। समझे बात को? ठीक है, तो इसी को ध्यान रखना। कामली, स्कार्सली, बेयरली, हार्डली जैसे वर्ड्स क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो किसी काम के करने के ढंग को बताएं। कैसे मना किया उसने? शांतिपूर्ण ढंग से मना किया। अब आते हैं अपन किसमें? प्रेपोजिशन में। किसमें आते हैं अपन? प्रेपोजिशन में आते हैं। ये समझ आया ना आपको? कोई दिक्कत? अब आते हैं अपन किसमें? अपन सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, टॉपिक वाइज, याद रखिएगा। अब आते हैं अपन किसमें? प्रीपोजिशन में। क्या होता है प्रीपोजिशन? ये बताइए क्या होता है? संबंध को बताता है। देखो पहली बात तो प्रीपोजिशन को अगर हम हिंदी में बात करें, जानना नहीं है हमको, हिंदी अर्थ नहीं जानना, लेकिन अगर हम हिंदी में बोलते हैं पूर्व सर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको? पूर्व सर्ग। पर जानना नहीं है, प्रीपोजिशन जानो। देखो प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। पहला क्या है? प्री, दूसरा क्या है? पोजीशन। प्री मतलब क्या होता है? पहले, और पोजीशन मतलब क्या होता है? स्थिति। क्या होता है? स्थिति। तो याद रखना, ये जो प्रीपोजिशन है ये पहले आता है किसके? नाउन या प्रोनाउन के। किसके? नाउन या प्रोनाउन के। ये कहाँ पे आता है? पहले आता है, और उनकी स्थिति को बताता है। प्रीपोजिशन जो होते हैं वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं और उसकी स्थिति को बताते हैं। कौन? प्रीपोजिशन। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले आके उनकी स्थिति प्रीपोजिशन बताता है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पर क्या प्रीपोजिशन केवल स्थिति को बताता है? क्या नहीं, ये भी 4 चीजों को बता सकता है। कितनों को? 4 चीजों को बता सकता है, ठीक है। द वर्ड दैट टेल्स अबाउट डायरेक्शन, टाइम, लोकेशन एंड स्पेशल रिलेशन। वह शब्द जो दिशा, समय, स्थिति या विशेष संबंध को बताए, प्रीपोजिशन कहलाता है। द वर्ड दैट टेल्स अबाउट डायरेक्शन, टाइम, लोकेशन एंड स्पेशल दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। समझे बात को? आपने सुना होगा ना, इन, ऑन, एट, इनटू, ऑन टू, टूवर्ड्स, सिंस, फॉर, विद इन, टिल, ड्यूरिंग, बाय। ये सारे वर्ड्स आप सुने कि नहीं सुने? ये सारे वर्ड्स क्या है? आपके प्रीपोजिशन। क्या है सारे? प्रीपोजिशन। ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं और उनकी स्थिति को, बल्कि 4 चीजों को बताते हैं। दिशा, स्थान या स्थिति, विशेष संबंध और समय, ठीक है। द वर्ड दैट टेल्स अबाउट डायरेक्शन, टाइम, लोकेशन एंड स्पेशल रिलेशन। वो शब्द जो दिशा, समय, स्थिति या स्थान या विशेष संबंध, दूसरे शब्द के, दूसरे वस्तु के साथ विशेष संबंध को बताए, क्या कहलाता है? आपका प्रीपोजिशन कहलाता है। देखो ये फोन है मेरे हाथ में ये फोन है, ठीक है। ये स्टार्टिंग का क्लास सब फर्स्ट डेमो, हाँ ये फर्स्ट क्लास है जी, ये फर्स्ट क्लास है। शिक्षक बैच है। कौन सा बैच है? मुझे बस इंग्लिश का ही दिख रहा है, ठीक है। हाँ इंग्लिश ही चल रहा है अभी। सर गुड मॉर्निंग, टाइम टेबल बताइए। टाइम टेबल क्या है? टाइम टेबल आपका है 9 बजे से, है ना, 9 बजे से 12 बजे तक है ना, 9 बजे से 12 बजे तक है। इससे पहले इंग्लिश की क्लास लगेगी, दूसरी मेरे ख्याल से सीडीपी होगी ना, दूसरी सीडीपी है, तीसरी देखिएगा कौन सी क्लास है, तो अभी मुझे उतना कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये फोन है, ये पोडियम है, मैं इस फोन को इस पोडियम के ऊपर रखा हूँ, हाँ कि ना। तो मुझे क्या बताना पड़ेगा? इसकी स्थिति बतानी पड़ेगी, ठीक है। मैं मान लो नीचे रिसेप्शन पे चला गया, मैं बोला आपको रिक्वेस्ट किया कि भैया मेरा फोन पोडियम के ऊपर रखा हुआ है, जाके ले आइए। मैं क्या बोलूंगा? माय फोन इज ऑन द पोडियम। क्या बोला मैंने? माय फोन इज ऑन द पोडियम। कोई ऐसा है क्या जो आगे पोडियम के नीचे झांकने वाला है? नहीं, मैंने ऑन बोला मतलब ऊपर में ही होगा। बताओ मैंने दिशा बताया कि नहीं बताया?
स्थान बताया कि नहीं बताया, इससे इसका संबंध बताया कि नहीं बताया, दोनों का बताया ना। तो याद रखना ये जो शब्द होते हैं ये दिशा, स्थिति, समय या विशेष संबंध को बताते हैं और क्या कहलाते हैं, ये प्रीपोजिशन कहलाते हैं। मैं भी 3 लिख दे रहा हूं आपके लिए, कौन कौन से, ऑन, इन और एट। क्या लिखता हूं मैं, ऑन, इन और एट, मैं भी 3 लिख दे रहा हूं। ये क्या होता है, आपके प्रीपोजिशन होते हैं। अब आते हैं अपन किसमें, कंजंक्शन में। किसमें आते हैं भैया अपन, अब कंजंक्शन में आते हैं। क्या होता है कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन क्या होता है, ठीक है, द वर्ड दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स, टू फ्रेज एंड टू सेंटेंसेस। वह शब्द जो दो शब्दों को जोड़े, दो वाक्यांशों को जोड़े या दो वाक्यों को जोड़े, क्या कहलाता है आपका, कंजंक्शन कहलाता है। कंजंक्शन अगर मैं हिंदी में समझाऊं एकदम आसान से समझिएगा, कंजंक्शन इज इक्वल टू पंडित। कंजंक्शन कौन है, पंडित है। कंजंक्शन कौन है तो भैया पंडित है। पंडित समझते हैं, हाँ। सपोज कीजिए क्या है कंजंक्शन आपका, पंडित है, ठीक है। अब पंडित का काम क्या होता है, जोड़ना। क्या होता है पंडित का काम, जोड़ना होता है, ठीक है। मतलब भक्त को भगवान से, एक लड़का को एक लड़की से शादी करा देता है पंडित, जोड़ता है, हाँ कि ना। तो वैसी कंजंक्शन है क्या, पंडित है। और पंडित क्या करता है, हमेशा दो बराबर चीजों को जोड़ता है। क्या नाम है भैया आपका, दिव्यांशु भाई। एग्जाम्पल लें आपका, ठीक समझना। मान लो दिव्यांशु भाई को शादी करनी है। अब दादी बोल रही कि मैं शादी देख के ही जाऊंगी दुनिया से, आनंद फानंद में शादी करनी है। अब दिव्यांशु भाई को शादी करनी है, अब नौकरी है नहीं तो छोकरी कहां से मिलेगी, एक्चुअल बात है ना। बिना नौकरी शादी नहीं करना चाहिए, पहली बात तो कुछ तो होना चाहिए व्यवस्था। तो लेकिन फिर भी अब भाई को लड़की तो मिल नहीं रही है, लेकिन दादी को खुश जरूर करना है। तो दिव्यांशु भाई क्या किए, घोड़ी पकड़ के मंदिर ले गए, बोले लो पंडित जी घोड़ी करा दो शादी। पंडित जी शादी पहले बाद में कराएंगे, दौड़ाक पहले मारेंगे ऐसे, हाँ कि ना। क्यों, क्योंकि जब दिव्यांशु भाई आदमी है, मनुष्य है, तो उसकी शादी क्या एक जानवर से हो सकती है क्या, नहीं। तो मतलब पंडित दो बराबर चीजों को जोड़ता है ना। अगर आप मनुष्य हो तो दूसरा मनुष्य ही चाहिए, हाँ कि ना, मनुष्य ही चाहिए। वैसे भी जमाना आजकल किसका है, तो पंडित जी ने क्या बोला कि जब भी आपको शादी करना, जब जोड़ना है तो दो बराबर चीजों को कौन जोड़ेंगे, पंडित जी जोड़ेंगे। दो लड़का लड़का होंगे, सॉरी एक लड़का एक लड़की होगी, ऐसा तो दोनों क्या होंगे, मनुष्य होंगे। तो कौन जोड़ेगा, पंडित जी जोड़ेंगे। वैसे ही कंजंक्शन भी कौन है, इंग्लिश ग्रामर के पंडित जी हैं। ये भी दो बराबर चीजों को जोड़ते हैं, या तो ये दो नाउन नाउन को जोड़ेंगे, या तो ये दो प्रोनाउन प्रोनाउन को जोड़ेंगे, ठीक है। या तो ये दो क्या करेंगे, ये आपके दो एडजेक्टिव को जोड़ेंगे, या तो ये आपके दो वर्ब वर्ब को जोड़ेंगे, या तो ये दो एडवर्ब एडवर्ब को जोड़ेंगे, या तो ये दो प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन को जोड़ेंगे। याद रखिएगा, ठीक है। ये कभी भी एक नाउन को एक प्रोनाउन से नहीं जोड़ेगा, कभी भी एक प्रोनाउन को एक एडजेक्टिव से नहीं जोड़ेगा, कभी भी एक एडजेक्टिव को एक नाउन से नहीं जोड़ेगा, कभी भी एक वर्ब को एक एडवर्ब से नहीं जोड़ेगा। कौन, कंजंक्शन। कंजंक्शन एकदम दो बराबर चीजों को जोड़ेंगे, तो दो नाउन नाउन, राम एंड श्याम, राम भी नाउन है, श्याम में आया क्या एंड, ठीक है। सीता एंड गीता, पेन एंड मोबाइल, ठीक है। और रन एंड डांस वर्ब आ गया, ठीक है। हैंडसम एंड ब्यूटीफुल एडजेक्टिव एडजेक्टिव हो गया, हाँ कि ना। तो याद रखना हमेशा जो ये होते हैं कंजंक्शन, ये दो बराबर चीजों को ही जोड़ते हैं। चाहे दो बराबर शब्द हो, दोनों नाउन होने चाहिए, दो बराबर वाक्यांश दोनों एक बराबर होने चाहिए, दो बराबर वाक्य हो वो भी दोनों एक बराबर होने चाहिए। ध्यान रखें, तभी कौन जोड़ेगा, कंजंक्शन जोड़ेगा। इसका ऑफिशियल डेफिनेशन क्या होता है, द वर्ड दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स, टू फ्रेज और टू सेंटेंसेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। वह शब्द जो दो समान महत्व रखने वाले शब्दों को, वाक्यांशों को या वाक्यों को जोड़े, क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है। बहुत सारे होते हैं, आप सुने होंगे, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, बिकॉज, ऑल्दो, इधर और, नीदर नॉर, एज, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सुने हो ना बचपन में, वो सारे क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो में अपन क्या लिख देते हैं, एंड लिख देते हैं। क्या लिखते हैं अपन, एंड लिख देते हैं, एक कंजंक्शन अपन लिख लेते हैं यहाँ, ठीक है। अब आते हैं भैया किसमें, इंटरजेक्शन में। किसमें आते हैं अपन, अब इंटरजेक्शन में आते हैं। क्या होता है भैया इंटरजेक्शन, इट इज द नेम ऑफ अवर सडन फीलिंग। किसी परिस्थिति को देख करके मन के अंदर अचानक उत्पन्न हुई भावना का नाम। क्या बोला मैंने, किसी परिस्थिति को देख करके अचानक उत्पन्न हुई मन के अंदर किसी भावना का नाम। सपोज कीजिए मुझे बताओ लड़कियों, आप लोग रास्ते में पैदल चलते हो, पैदल कोई ना कोई ऐसे आए बाएं बाइक चलाने वाला तो मिल ही जाता होगा, क्या बोलते हो उसको देख के, अब बोलो सर बक के नहीं बता सकते, है ना, गाली ही निकलता है। पर क्या घर से सोच के आए थे क्या कि ऐसा कोई बाइक चलाने वाला मेरे को गाली बकना है, नहीं। तो आपने देखा और अचानक उसी समय पे आपके अंदर वो भावना उत्पन्न हुई, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। सपोज कीजिए आपके पिताजी की उम्र के व्यक्ति लगभग वही 50 55 60 के होंगे, बाइक चला रहे हैं। अब पता है इस उम्र के व्यक्ति बहुत धीरे बाइक चलाते हैं, 40 30 35 यही चलता है स्पीड। बेचारे गलती से गिर जाते हैं तो आप क्या बोलोगे, ओह, क्या बोलोगे आप, ओह। अब गिर के थोड़ी देर वो घिसाते हुए चले जाते हैं, गिर के थोड़ी देर थोड़ा दूर घिसाते हुए चले जाते हैं, तो क्या बोला आप, आश। क्या बोला आपने, आश। तो क्या आप सोच के आते क्या घर से कि जब वो अंकल गिरेंगे तो आपको ओ या आश बोलना है, नहीं, तुरंत देखा आपने और तुरंत वो भावना उत्पन्न हुआ।
सपोज कीजिए कि आपके घर में आपका 500 का नोट गिर गया है, 3 दिन हो गए, 3 दिन मिल नहीं रहा है। आप सपोज करो आपका छोटा भाई या छोटी बहन आपको लाके लौटाता है, हालांकि संभावना बहुत कम है, मिलेगा तो वो खुद ही रख लेगा, पर मान लीजिए कि लाके आपको लौटाया, तो आप क्या बोलोगे? शाबाश बेटा। क्या बोलोगे? शाबाश, बहुत अच्छा। तो क्या आप सोच के रखे थे क्या कि जब वो नोट लौटाएगा आपको शाबाश बोलना है? नहीं, वो अचानक वो परिस्थिति में क्या आई, वो भावना उत्पन्न हुआ, क्या बोला? शाबाश बोला। मुझे बताना, गोल बाजार साइड गए हो कभी आप? बहुत सारे कपड़े की दुकान है, तो जब महिलाओं की बात करो, जब आप जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए मैनेक्विन्स वगैरह दिखती हैं, तब क्या बोलते हो? वाह। क्या बोलते हो? वाह बोलते हो। तो क्या आप घर से सोच के निकले थे क्या कि वो देखेंगे तो आप वाह बोलेंगे? नहीं ना, एक्चुअल बात है भैया, रास्ते में चल रहा हुआ इंसान नहीं दिख रहा होता है महिलाओं को, उनका कपड़ा, उनकी ज्वेलरी, उनका जूता दिख रहा होता है। मेरे घर में भी टीवी वगैरह चलता है, या आप भी जानते हो जब टीवी चल रहा होता है ना, तो महिलाएं क्या देख रही होता है? हीरोइन का कपड़ा देख रही होती है, क्या पहनी है, लंबे बाल देख रही होती है, ज्वेलरीज वगैरह देख रही होती है, मेकअप देख रही होती है, और लड़के हीरोइन को देख रहे होते हैं, मतलब उसके अभिनय को देख रहे होते हैं। गलत मत समझिएगा, जो मूवी चल रहा है उसके अभिनय को देख रहे होते हैं, हाँ कि ना? तो याद रखना, तो आप जब उसको देखे तो आपने क्या बोला? वाव। पर क्या आप सोच के घर से निकले थे क्या कि आपको वाव बोलना है? नहीं ना, अचानक देखा आपने और अचानक वो भावना उत्पन्न हुई, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। इट इज द नेम ऑफ आवर सडन फीलिंग। ये हमारे अचानक उत्पन्न हुई भावना का नाम है। ओ आश, अलास नहीं है ना, इसको आश पढ़ते हैं। ओ आश, ब्रावो। ब्रावो मतलब क्या होता है? शाबाश। क्या होता है ब्रावो मतलब? शाबाश। इंटरजेक्शन जनरली इनके बाद रहता है ना, ये एक्सक्लामेशन मार्क जनरली इनके बाद रहता है, इंटरजेक्शन रहता है, ठीक है। ओ आज, ब्रावो, वाव, वाव, ये जो सारे वर्ड्स हैं क्या है आपके? इंटरजेक्शन। क्या है? सारे इंटरजेक्शन है। तो आपको ये पार्ट ऑफ स्पीच का ओवरव्यू समझ में आया, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। अब मैंने क्या बोला था कि एक स्पीच में सारे पार्ट्स होते हैं। मैं एक छोटा सा स्पीच बोलता हूँ, बस 1 मिनट का, ठीक है। मैं बस एक मिनट का स्पीच बोलता हूँ छोटा सा, आप मुझे बताइएगा ये सारे पार्ट कवर हुए कि नहीं हुए उसमें, ठीक है। मेरा जो स्पीच है वो गांधी जी के ऊपर है। किसके ऊपर है? गांधी जी के ऊपर। तो मैं शुरू कर रहा हूँ स्पीच, ठीक है। महात्मा गांधी whose full name was मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। नाउन आ गया, ठीक है। अब मैं बोलूं मोहनदास करमचंद गांधी ऐसे, मोहनदास करमचंद गांधी वैसे, मोहनदास करमचंद गांधी ये, मोहनदास करमचंद गांधी वो, तो जवान को लकवा ना मार जाए। मैं क्या बोलूंगा? ही वॉज अ ग्रेट मैन। क्या बोला मैंने? ही वॉज अ ग्रेट मैन, वो एक महान व्यक्ति थे। ही आया, ही आया, प्रोनाउन आया। सेम सेंटेंस देखो, ही वॉज अ ग्रेट मैन, विशेषता क्या है? वो महान व्यक्ति थे। एडजेक्टिव आया ग्रेट, ग्रेट क्या है आपका? एडजेक्टिव है, आया। ही वॉज अ ग्रेट मैन। आगे बढ़ते हैं, वर्ब की बारी करते। मैंने बोला महात्मा गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह। क्या बोला मैंने? महात्मा गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया। शुरू करने में मेहनत लगता है कि नहीं लगता है? स्टार्ट वर्ड आया ना, वर्ब आ गया। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, सेकंड सेंटेंस, महात्मा गांधी कंप्लीटेड सत्याग्रह, महात्मा गांधी सत्याग्रह को पूर्ण किया, वो भी वर्ब है ना। अब मैं पूर्ण करने का ढंग बता दूं, महात्मा गांधी कंप्लीटेड सत्याग्रह कामली, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को शांतिपूर्ण ढंग से क्या किया? पूर्ण किया। तो काम करने का ढंग कैसा? कामली, शांतिपूर्ण ढंग। एडवर्ब आया कि नहीं आया? आया ना। महात्मा गांधी कंप्लीटेड सत्याग्रह कामली, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को कामली मतलब शांतिपूर्ण ढंग से क्या किया? कंप्लीट किया। आज अपन किसमें? प्रीपोजिशन में, तो सबको याद है। महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। देखो ऑन, एट और इन आया। महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1800 कब? 69। कहां पर? पोरबंदर, गुजरात में। देखो इन, ऑन और एट आया कि नहीं आया? आते अपन किसमें? कंजंक्शन में। मतलब महात्मा गांधी वॉज स्मार्ट एंड हैंडसम। क्या बोला मैंने? महात्मा गांधी वॉज स्मार्ट एंड हैंडसम। महात्मा गांधी क्या थे? स्मार्ट थे। स्मार्ट शब्द का संबंध बुद्धि से है। महात्मा गांधी क्या थे? स्मार्ट थे और हैंडसम थे कि नहीं थे? कौन बोल रहा महात्मा गांधी सिर पे बाल नहीं था, फिर भी तो हैंडसम थे ना, हाँ कि ना? लड़कियों सहमत नहीं हो क्या तुम लोग? हैंडसम का तात्पर्य क्या समझते हैं आप लोग? हैंडसम का तात्पर्य क्या है कि आजकल जिसके आगे पीछे लोग घूमे, हाँ कि ना? आप 10 करोड़ गिरा के देख लो, उठाते सीधे चुम्मी देते महात्मा गांधी के सिर पे। क्यों? मनी इज वेरी हैंडसम, हाँ कि ना? पैसे से ज्यादा सुंदर कुछ है क्या? तो महात्मा गांधी हैंडसम है ना? अभी लड़कियां सहमत नहीं, जलते हो तुम लोग महात्मा गांधी से, ठीक। अच्छा बंदा, मैंने बोला महात्मा गांधी वॉज ब्रेव एंड स्मार्ट। क्या बोला मैंने? महात्मा गांधी वॉज ब्रेव एंड स्मार्ट। महात्मा गांधी क्या थे? साहसी, है ना, और क्या थे? स्मार्ट थे, बुद्धिमान थे। दोनों एडजेक्टिव है कि नहीं भैया?
जोड़ा किससे मैंने, एंड से, कंजंक्शन आया, दो बराबर चीजों को जोड़ दिया मैं। अब फाइनली मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और कंक्लूड करता हूं, ठीक है ब्रावो मिस्टर महात्मा गांधी डूइंग सच थिंग्स फॉर अस, शाबाश गांधी जी जो भी आपने हमारे लिए किया उन सब के लिए। ब्रावो आया कि नहीं आया, आया ना। तो बताओ ये पूरे 8 पार्ट ऑफ स्पीच एक छोटे से स्पीच में आया कि नहीं आया। मतलब एक भाषण अगर बोलना है तो कोई अपने को इसका नॉलेज होना चाहिए, और फिर जब अपने को इसका नॉलेज होगा तब फिर हम इसको स्ट्रक्चर में बैठाएंगे, दैट इज कॉल्ड टेंस। क्या कहेंगे अपन उसको, टेंस कहेंगे। तो इसको पढ़े बिना टेंस पढ़ना एक मूर्खता की बात है, ध्यान रखिएगा। तो हम अपना सिलेबस भी डिस्कस कर रहे हैं, साथ साथ हमारे सिलेबस में क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इवन हम में से कई लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, हाँ कि ना, नहीं पता था ना। एक इंटरव्यू में ऐसे एक से पूछा गया कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उसको पता ही नहीं था, उसको नो डाउट नाउन प्रोनाउन सब पता था, पर उसको इनका नाम ही नहीं पता था। तो ये क्या है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमारे सिलेबस में क्या है, पहला नाउन पढ़ना है अपने को, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। फिर क्या पढ़ेंगे अपन इसके बाद, हम पढ़ेंगे क्या, देखो हम सिलेबस भी डिस्कस कर रहे हैं, टेंस। फिर क्या पढ़ेंगे अपन, वॉइस। फिर क्या पढ़ेंगे अपन, आर्टिकल। नरेशन नहीं है हमारे सिलेबस में, नया सिलेबस आएगा और अगर नरेशन ऐड होता तो अपन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं है। पुराने पैटर्न में नरेशन नहीं था, ठीक है। टेंस, वॉइस, आर्टिकल, नंबर, जेंडर। नंबर समझते हैं ना, मोबाइल नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वचन, वचन, एक वचन, बहुवचन, मेरा वचन ही है शासन, बस वही वाला। जेंडर समझते हैं ना, लिंग, लिंग ये हुआ। फिर अपन किस में आएंगे, फिर अपन आएंगे फिगर ऑफ स्पीच। किस में आएंगे अपन, फिगर ऑफ स्पीच। ये आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है, फिगर ऑफ स्पीच। हिंदी में अलंकार जानते हैं ना, इंग्लिश का अलंकार भैया ये, ठीक है, क्या ये इंग्लिश का अलंकार है। फिर अपन क्या पढ़ेंगे, पैसेज। क्या पढ़ेंगे अपन, फिर पैसेज। देन क्या पढ़ेंगे अपन, पोएट्री। क्या पढ़ेंगे अपन, पोएट्री पढ़ेंगे, वहां से भी सवाल आते हैं। फिर अपन क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश पैडागॉजी। क्या पढ़ेंगे अपन फिर, इंग्लिश पैडागॉजी। समझे बात को। तो ये बेसिक बेसिक क्या है हमारे पास सिलेबस है, ध्यान रखना, ठीक है। और इन सब चीज में अगर आप बिल्कुल पढ़ के नहीं जा रहे हो तो हमेशा कंजंक्शन और प्रीपोजिशन पढ़ के जाइएगा, यहां से 2 क्वेश्चन कॉमन आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, एनी हाउ हर एग्जाम की बात है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये जो सारे वर्ड्स है, ये जो सारे 8 पार्ट ऑफ ये आपका सिलेबस है, ये है आपका पूरा सिलेबस। सिलेबस समझ में आया आपको, पार्ट ऑफ भी समझ में आया। कल से अपन क्या करेंगे, नाउन को फिर अलग से पढ़ेंगे, जब नाउन हो जाएगा तो प्रोनाउन पढ़ेंगे। याद रखना, दुनिया में आप नाउन पढ़े होगे कितना दिन, एक दिन में, मैक्स टू मैक्स 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में। हम पढ़ेंगे 7 दिन तक नाउन पढ़ेंगे। नाउन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो हम छोड़ने वाले हैं, और इवन समझ में भी आएगा, दिमाग में याद रखना। आप भी बोलोगे कि सर पहली बार ऐसा नाउन हमने देखा कि इतना ज्यादा नाउन को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, अब नोट कीजिए, ठीक है, यहां से हेडिंग डालिएगा इंग्लिश, इसके पहले कुछ नोट नहीं करना है आपको, यहीं से नोट करना है, ठीक है। एक काम करो ना, यहां से नोट करो, यहां से, ये ज्यादा बेटर, ठीक है। यहां से नोट कीजिए, यहां से नोट कीजिए। ज्यादा बेहतर है कि आप यहीं से नोट कीजिए। यहां से नोट कीजिए। तो ओवरव्यू समझ में आया ना आपको, आपके सब्जेक्ट का क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। चेंज करें स्लाइड, चलिए चेंज करते हैं, ये लिख लीजिए। आप लोग ये सब एग्जाम्पल मत लिखिएगा, बस नाम नाम लिख लीजिएगा, ये मैंने समझाने के लिए इतना पूरा, ये बहुत बेकार दिख रहा है ना,
आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी इच्छा है, पर नाम लिख लीजिए, अब तो पूरा पढ़ने वाले हैं। पर अगर आपकी इच्छा है कि पूरा लिखना है ऐसे, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरा लिख लिए? पहले से ही लिख रहे थे क्या? अच्छा गुड। राइटिंग थोड़ा साफ सुथरा बनाइए। आपके समझने के ऊपर है, मैं चाहूँ तो 30 क्लास में कंप्लीट कर सकता हूँ, और आप अगर नहीं समझे तो 60 क्लास भी जाएगा। वो अगर आप चाहते हैं कि मैं कोर्स कंप्लीट करूँ तो मैं 30 क्लास में कर दूंगा, पर आप अगर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो उसके अनुसार फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी सीखते हैं, फिर हम आगे बढ़ सकते होते हैं। इंग्लिश का ड्यूरेशन मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो सही बता रहा हूँ मैं, बच्चों पर डिपेंडेंट होता है। मैं अपने अनुसार बोला तो 30 क्लास मोर देन इनफ है, पर्याप्त है। लेकिन मैं अगर 30 क्लास के हिसाब से पढ़ाऊंगा तो आपको समझ भी तो आना चाहिए ना, हाँ कि ना। और इंग्लिश तो वैसे ही हम डरे हुए हैं बचपन से ही, तो उस डर को तो हटाना है ना आप, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा भैया क्लास कितने क्लास में होगा। पर अगर ऑफिशियली बोलो तो मैं 30 क्लास में कर सकता हूँ, 40 क्लास में कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप समझेंगे तो क्लास की संख्या बढ़ती जाएगी। प्रयास करेंगे अपन की ना बढ़े, लेकिन अगर आपको मैं समझाने का, अब देखो आप एक बार डाउट पूछोगे तो मैं बताऊंगा, 2 बार पूछोगे तब भी बताऊंगा, 3 बार पूछोगे तभी बताऊंगा, अगर कोई बच्चा 10 बार भी पूछेगा तब भी बताऊंगा, तो उसमें तो क्लास थोड़ा सा एंगेज होगा ना, तो उसके अनुसार वो डिपेंड करता है, ठीक है। जी चेंज कर दें? सबका हो गया? नहीं हुआ है? जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। जी वर्ग 2 का इंग्लिश का तो सेम ही रहेगा, वर्ग 2 और हाँ इसी में हो जाएगा। कॉमन सब्जेक्ट है ना इंग्लिश, इसी में हो जाएगा। कॉमन के लिए अपन ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। कॉमन इसी में हो जाएगा पूरा, क्योंकि A to Z सिलेबस सेम है। इवन वर्ग 3 में ज्यादा है वर्ग 2 से। जी SST के लिए अलग लगेगा। जो आपका जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वर्ग 2 के, वो अलग पढ़ेंगे, जो SST वाले हैं वो अलग पढ़ेंगे। अभी देखो जो कॉमन सब्जेक्ट है उसमें आप साथ में बैठे हुए हैं, पर बाद में सब अलग 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 हो जाएगा, ठीक है। वर्ग 2 में पहले बात तो वर्ग 3 और वर्ग 2 अलग हो जाएगा, फिर वर्ग 2 में भी 2 पार्ट हो जाएंगे, एक तो SST वाले और एक तो साइंस बैकग्राउंड वाले, ठीक है। इनका मैथ्स बायो वगैरह जो है लगना है वो लगेगा, ऐसा होगा, ठीक है। अब चेंज कर दें क्या इसको? ये लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए तो फिर समय हो गया है, अपन आज की क्लास में वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आपसे, बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।